नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। 2014 में जब से केंद्र में मोदी शाह का युग आया है, तब से आरोप लगते रहे हैं कि मोदी शाह के राज में बीजेपी ने तमाम स्वतंत्र संस्थाओं पर अपना कब्जा जमा लिया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते मीडिया को तो गोदी मीडिया के नाम से ही संबोधित किया जाने लगा है। तमाम जांच एजेंसियां पिंजरे में बंद तोता कही जाने लगी हैं। इन सब आरोपों के बीच देश की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण परीक्षा यूपीएससी को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं, और सवाल उठना लाजमी भी है। दरअसल मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मनोज सोनी आरएसएस और बीजेपी के बेहद करीबी हैं। ऐसे में उनकी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति काफ़ी और कई मायनों में अहम है। अब इस नियुक्ति पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए यूपीएससी को यूनियन प्रचार संघ कमीशन बता दिया है। राहुल गांधी ने संघ लोक सेवा आयोग के नए प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बारी बारी से एक एक संस्था को नष्ट किया जा रहा है। ऐसे में हम आज इस मसले पर चर्चा करेंगे कि क्या तमाम संस्थाओं के साथ ही अब यूपीएससी का भी भगवाकरण किया जा रहा है। यूपीएससी के महेश सोनी जी को चेयरमैन चुने जाने पर जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ है, वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी लगातार कई बार अलग अलग जगहों के चेयरमैनों पर बनाए जाने पर उस पर विपक्ष प्रहार करती रही है, चर्चा करती रही है। लेकिन इस बात पे गौर करना चाहिए हमें कि क्या महेश सोनी के योग्यता में किसी तरह की कमी है। जिस तरह की उनकी जो योग्यताएं रही, जिस तरह का उनका कार्य अनुभव रहा, वो एक उस आधार पे अगर उन्हें यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाता है तो ये स्वागत योग्य कदम है, पहल है। विपक्ष सदैव से इस तरह की भूमिका में रही है कि जब भी कोई किसी तरीके का सरकारी कामकाज होता है या इस तरह की कोई पहल होती है तो उस पर अक्सर दखल देने का प्रयास करती है और ये आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती है कि ये किसी पार्टी विशेष से जुड़ी हुई है, किसी विचारधारा से जुड़ी हुई है। तो अगर कोई व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो क्या वो उस व्यक्ति का उस पद के योग्य नहीं है? मेरा मानना है कि विचारधारा हर एक व्यक्ति का होता है और आप बिना विचारधारा के व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, उसका पहचान नहीं है। सोनी जी का अपना एक व्यक्तित्व रहा है, एक उनका कार्यकाल रहा है, अनुभव रहा, जिस आधार पर उनका चयन हुआ है। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है और इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देखिए, यूपीएससी अध्यक्ष पद के लिए हमेशा कोई बेहद गंभीर व्यक्ति का ही चुनाव होता है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं दूसरी भाषा में जो सरकार के करीबी रहे। और अगर मनोज सोनी के विषय में बात करें तो हमेशा मोदी के करीब रहे हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से इनका संबंध है। इवन ये भी बताया जाता है कि जो उस समय की जो स्थिति थी और उस पटकथा में इनका भी बड़ा हाथ था। और जैसा कि मोदी जो बोलते थे, बताया जाता है कि इन्हीं की भाषा बोलते थे, इन्हीं की द्वारा जो लिखी हुई बातें थी, इनके द्वारा लिखी हुई चीज़ें थी, उन्हीं का ही वो जो है प्रयोग करा करते थे। और इसके अलावा सबसे अहम बात ये रही कि ये वडोदरा में जो एक यूनिवर्सिटी थी उसमें ये वाइस चांसलर जो बहुत कम उम्र में बने, वो आज तक भी भारतवर्ष का एक रिकॉर्ड है। तो अपनी तेज तर्रारी के लिए मनोज सोनी हमेशा जाने जाते हैं और हम इसके लिए जो अब आगामी जो इन्होंने पद संभाला है यूपीएससी का, इसके लिए बधाई देते हैं। लेकिन यहाँ इस गंभीरता को बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ आरोप प्रत्यारोप यदि या किस एक ही सरकार के लिए काम करना कहीं ना कहीं एक जो है गंभीरता को उस पद की ख़त्म करता है। तो यहाँ बने रहने के लिए मनोज सोनी को बहुत जो है चीज़ों का नया आयाम प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको एक सहजता और सरलता का भी साथ साथ ध्यान रखना होगा। सत्तर के दशक में पहली बार 1966 में देश में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई। 5 जनवरी 1966 को देश की प्रशासनिक सेवा में सुधार लाने के लिए एक सुधार आयोग बना और मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बनाए गए। हालांकि 1967 को जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार आई तब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और समिति के अध्यक्ष बने कांग्रेस के नेता के हनुमंतैया। इस समिति ने प्रशासनिक सुधारों के लिए 20 रिपोर्ट तैयार की, जिनमें कुल 537 सुझाव थे और तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। 1926 से यूपीएससी का जब से गठन हुआ
और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, बार बार प्रशासनिक सुधार को लेकर कई बार ऐसे प्रस्ताव आए, लेकिन यूपीए सरकार ने इन्हें खारिज कर दिया। ये एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक सुधारों को लेकर जब मोदी सरकार आई तो गंभीरता से कहीं लेटरल एंट्री को भी स्टार्ट करने की कोशिश की और की भी। और इसके बाद अब विचारधारा पूरी तरह से बदलने के लिए जो एक नियुक्ति हुई है, तो इसके बहुत सारे मायने ये है कि अब बहुत बारीकी से इसे समझा जा सकता है कि जो देश में नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें कहीं बड़ा हिस्सा आने वाले दौर में जो ये जानते होंगे कि अखंड भारत कब बनेगा, या ये जानते होंगे कि बीजेपी की स्थापना कब हुई, या वो लोग जो ये जानते होंगे कि आखिर कैसे इस देश में राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखना है, वही लोग अब आने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है उसका प्रमुख हिस्सा होंगे। और पहले लेटरल एंट्री और उसके बाद अब ये नया एक बड़ा विचारधारा पर हमला, धीरे धीरे सभी चीज़ों पर एक बदलाव की जो मुहिम है वो पूरी तरह से अंदर से बाहर। पहले बयान आता है कि अखंड भारत बनेगा, और उसके बाद अखंड भारत को बनाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, शासन, प्रशासन, सत्ता, उन सब में भागीदारी के लिए कोशिशें जारी। और उसी कोशिश का एक कदम ये कि यूपीएससी के नए चेयरमैन मनोज सोनी, गुजरात में छोटा मोदी भी कहा इन्हें जाता है। और लेकिन ये भी गौरतलब बात है कि जिनकी लिखी हुई बातों से कहकर, जिनकी लिखी हुई बातों को कहकर एक मुख्यमंत्री अगर पीएम हो जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं योग्यता तो रही है। और फिर लगातार जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर, राहुल गांधी ने केंद्रीय प्रचारक संघ कमीशन कह दिया है, प्रचारक शब्द का उपयोग कर दिया है, और निश्चित रूप से प्रचारक वर्ग से ही आते हैं। तो अब ऐसे में और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश कुमार सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, शिक्षाविद, आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सूर्य प्रकाश जी, कैसे इसको देखते हैं कि इस नियुक्ति ने कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से लुटियन जॉन से लेकर तमाम जगह हलचल मचा दी है, और जो कहीं निर्धारित करने वाले लोग थे और जो व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बड़ा गहरा हमला किया है इस नियुक्ति ने? ये तो फिलहाल एक गर्मा गर्म जो बहस चल रही है, जो चर्चा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर के बहुत ही ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया जाए। अगर आप देखेंगे कि लोक सेवा अगर अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और ये नियुक्ति उनके कारण भाव और योग्यता, अगर उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो पहले भी पूर्व में किसी गुजरात के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं, तो उनकी इस तरह से संदेह करना उचित नहीं है। नंबर, क्या विपक्ष इससे पहले आरोप नहीं लगाया? विपक्ष ने, चाहे वो जेएनयू का चेयरमैन हो, यूजीसी के चेयरमैन हो, एफटीआई का चेयरमैन हो, हर एक चेयरमैन पे सवाल उठाते रहे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी विचारधारा से प्रेरित हैं तो इसका मतलब आपको वो पद नहीं मिलेगा, है ना। आपकी योग्यता तय करती है, आपकी काबिलियत तय करती है कि आप उस योग्य हैं या नहीं है। हर मनुष्य का, हर व्यक्ति का अपना विचारधारा होता है, ये उसका अधिकार है। तो सिर्फ विचारधारा के नाम पर ये कहना कि नहीं साहब इनको जो है यूपीएससी के चेयरमैन बना दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि भी हमें देखनी चाहिए। वो एक शिक्षक रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं। तो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना
उचित नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। योगेश कुमार सोनी जी, किस चश्मे से देखा जाए इस नियुक्ति को? मेरे साथी मित्र ने अच्छी बात कही कि हर एक आदमी की अपनी शैली होती है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मनोज सोनी जो हैं उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार किसी पद को पाया। और देखिए, करीबी होने की जो बात लगती है कि मोदी उनके बयान के बाद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, वो बने, तो इन सब चीजों को केवल एक बताया जाता है, किसी प्रामाणिकता तो नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर वो इतने योग्य और इतने कर्मठ और इतने जुझारू हैं कि कोई ऐसा आदमी उन देश में उनकी बात, देश का ऐसा मुख्य पद पर आसीन व्यक्ति कोई उनकी बात मानता है, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति में दम हो सकता है। बात होती है कि आरोपों में उनका नाम जुड़ने की बात है, या कम उम्र में वो डीन जो बने थे बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, एमएस यूनिवर्सिटी में, ये बहुत सारी बातें हैं जो हर किसी के साथ जुड़ी होती है। तो ये शायद कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, चूंकि एक इनका जो विपक्ष है, ये जो लोग हैं जो उनको प्रति जो कुंठाग्रस्त महसूस कर रहे हैं, वो यही है कि बड़ोदरा जो कांड हुआ था उसमें उनका नाम जो है एक पटकथा के रूप में वो लेखक उसका उनको माना जाता है कि उन्होंने उसमें उनकी भूमिका दी, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे कुछ नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि प्रत्यक्ष रूप से उनका कुछ भी हस्तक्षेप या कोई योगदान या कोई संलिप्तता कहीं कुछ नहीं थी। बट ये था कि वो चूंकि मोदी के करीबी थे और उन्होंने इस तरीके की जो बातें उनके समक्ष। जी बिल्कुल, लेकिन सूर्य प्रकाश जी, फिर इतना विपक्ष हल्ला क्यों मचा रहा है? विपक्ष को क्या बुरा लग रहा है आखिर इसमें? बुनियादी चीजों पर काम कर ही नहीं रही है। जिन बातों पे हल्ला मचाना चाहिए उस पे वो हल्ला मचाती नहीं है, और जिन मसलों पे नहीं, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बात कही, है ना। आप लोकसभा ये यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं, है ना। ये कोई मसला ही नहीं है बहुत बड़ा। आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखें, अगर उससे पहले भी अगर किसी दूसरी पार्टियों की सरकार के भी उसमें दिखेंगे तो इस तरह की नियुक्तियां हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूध के धुले हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर काबिल है, उसको मिल रहा, अगर मान लीजिए वो सबसे कम उम्र के अगर कुलपति बने तो इसमें क्या हर्ज है? अगर उन्होंने कम उम्र में अपनी योग्यता के बल पे कुलपति बन जाते हैं, या उनकी योग्यता इस आधार पर कि ठीक है वो लोग तो यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए, इसमें कोई बहस का चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या सारी एक विचारधारा के लोगों की नियुक्ति कर देंगे? यूपीएससी की नियुक्ति कैसे होती है, उसमें चयन की प्रक्रिया क्या है, इसको क्या वो किसी अध्यक्ष के हाथों में होता है कि सारी लोगों को अपनी तरफ से भर देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें बिल्कुल रिटन एग्जामिनेशन है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इंटरव्यू। तो इतनी सारी चीजों के बाद इंटरव्यू में नंबरों का आप वेरिएशन देखिएगा तो बड़ा अंतर आता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर बन भी जाता, अगर आप मान भी लेते हैं क्षणिक भर के लिए कि वो विशेष विचारधारा से है, विशेष परिवार से जुड़े हुए हैं, विशेष संप्रदाय से हैं, तो वो ऐसा कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। उनकी भी एक जुडिशियरी या कह सकते हैं कि एक ऐसी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के साथ ही जो चीजें करना होगा वो करेंगे। तो हम इस बात पे बेफिजूल की बहस कर रहे हैं या विपक्ष विरोध कर रही है कि साहब ये विशेष विचारधारा से या संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इन्होंने ऐसा किया, ये मोदी जी की करीबी है, इसलिए इनका विरोध करना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद त्रिपाठी जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। आनंद त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं कि जो मनोज सोनी की नियुक्ति हुई है उस पर इतना हल्ला मच रहा है कि तमाम चीज़ों पर विपक्ष हर एक नियुक्ति को लेकर और हर एक संस्था को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है देश में जिसे वो उठा सके और जिसे पब्लिक पसंद करे। तो स्वाभाविक बात है, एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी के जरिए की जा रही है। अगर जहां एक तरफ राहुल गांधी या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को ये ऑब्जेक्शन है, खासकर राहुल गांधी को ये ऑब्जेक्शन है कि मनोज सोनी को यूपीएससी का चेयरमैन किसी खास विचारधारा के वजह से बनाया गया है, किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, तो राहुल गांधी ये साबित कर रहे हैं एक बार फिर से कि वो नासमझ है। यूपीएससी का अपना एक पैटर्न है, कोई चेयरमैन उस पैटर्न को तोड़ मरोड़ नहीं सकता है।
उसका अपना देश में सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न के तहत चलती है। यूपीएससी का चेयरमैन अकेले यूपीएससी नहीं चलाता है, एक बहुत बड़ी टीम है जो यूपीएससी को चलाती है। ठीक है, चेयरमैन एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन देता है। ये भी बात मैं मान लेता हूँ कि वो जिस विचारधारा का है उस विचारधारा को पल्लवित पुष्पित करने का एक प्रयास कर सकता है, लेकिन वो विचारधारा थोप नहीं सकता। ये तय बात है, राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए। और जहाँ तक मनोज सोनी की बात है, मनोज सोनी तो एक काबिल आदमी है, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, बहुत सारी संस्थाओं में प्रोफेसर रह चुके हैं। उस आधार पर उनको यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। राहुल गांधी अपनी योग्यता बताए ना कि उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, महासचिव। आपके पास योगेश कुमार सोनी जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जब लेटरल एंट्री की बात होती है तब भी ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी का निजीकरण किया जा रहा है, तो आखिर सच क्या है? लेकिन हम जानेंगे आपसे, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। योगेश सोनी जी, क्या ये बिल्कुल ठीक बात है या कहीं ना कहीं इसमें कोई पेंच है? देखिए, ऐसा होता है कि मेरे दोनों साथी मित्रों ने बड़ी अच्छी बात करी कि देश में जो मुद्दे उठाने लायक है वो विपक्ष उठाता नहीं है। आज की डेट में कितना अच्छा मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, तमाम ऐसे मुद्दे, वहां पर उनकी कोई गूंज नहीं है, वहां उनकी कोई चर्चा नहीं है। ऐसे मुद्दे जिनका कोई सरपैर नहीं है, वहां पर वो जो है वहां पर हल्ला मचा रहे हैं। एक बात बताइए कि क्या सरकारों में इस तरीके के व्यक्ति नहीं होते? गलत सही क्या? एक बात की मैं जानकारी दे दूं, उनका प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नाम नहीं है मनोज सोनी का कि किसी दंगे में, उसमें या इसमें, लेकिन चूंकि ऐसा है मामला उससे जुड़ा हुआ है तो आज उसी बात को बेच दिया जाए। तो क्या है कि ये जो चीजें हैं इलॉजिकल और अदृश्य जो है, इसमें हम कितनी बात कर लें त्रिशूल भाई, या कितनी भी चर्चाएं कर लें, इसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। ये अर्थहीन मुद्दा होता है। तो विपक्ष जो है इस बात को लेके फसाना बना दे तो उससे उसकी भी गंभीरता पे सवाल ये निशान खड़ा होता है कि वाकई विपक्ष के पास काम नहीं है, या विपक्ष के पास वो गंभीरता नहीं है, या विपक्ष के पास वो सोच नहीं है, उसके पास सूझबूझता नहीं है। यही कहानी है जो कहीं ना कहीं दुर्लभ बनाती है और विचित्र बना देती है इनको, और वो फिर उसे उठा के फेंक देती है जनता। आप उन बातों पर चर्चा कीजिए जो करने लायक है। देखिए, मनोज सोनी के कैरेक्टर पे आज तक डायरेक्ट रूप से कोई वो बात नहीं आई है। पर्दे के पीछे के बहुत सारे हीरो हैं, बहुत सारे विलन हैं, तो उसमें कह सकते हैं प्रशांत किशोर हैं। पर्दे के पीछे से लोगों को सरकारें बनवा देते हैं, तो क्या प्रत्यक्ष रूप से कहीं वो सरकार में कहीं है, कहीं उनको किसी पद मिला है? ऐसे ही यहाँ पर मामला है। तो मनोज सोनी की बात करें तो कहीं उनको प्रत्यक्ष रूप से कोई नाम नहीं है, कोई उनका वो नहीं है, और इस पद पर यदि वो है तो अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुसार पे। बिल्कुल। लेकिन सूर्य प्रकाश जी, जैसे थिंक टैंक जो होते हैं पार्टीज के, तमाम जो संगठन होते हैं, बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया जा रहा है कि पूरी तरीके से जो विचारधारा है उसको प्रभावशाली बनाया जाए। ये तो एक बात है। थिंक टैंक है, लेकिन वो थिंक टैंक का अपना काम होता है। पार्टी के थिंक टैंकर में वो उनको अपनी विचारधारा को लेकर चलना, उन विचारों को लेकर चलना, उन्हीं सिद्धांतों को तो चुनाव लड़ रही है ना, देश को दिशा दी है। तो उनकी विचारधारा से अगर जनता प्रभावित है, और स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं अगर पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर चल रही है तो वो अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अगर उन थिंक टैंक से इन दो चेयरमैन का मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ, आप जेएनयू के कुलपति की आप बात कर लीजिए, आप यूजीसी के चेयरमैन की बात कर लीजिए, आप एफटीआई पूना के चेयरमैन की बात कर लीजिए, आप आरबीआई के रिजर्व गवर्नर की जब बात होती थी तो हर बार तो कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया जा रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बहुत ज्यादा कोई विचारधारा को लेकर के कोई व्यक्ति चल रहा और वो पूरी समाज को बदल देगा। आज भी बीजेपी अपनी विचारधारा को लेकर चलती है तो क्या पूरे देश में सभी उसी विचारधारा से थोड़ी जुड़ गए? अभी भी कांग्रेस के लोग हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, समाजवादी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी विचारधाराएं चल रही। ऐसा नहीं है कि पूरा देश का लोकतंत्र बदल गया, विचार बदल गया या देश ही बदल गया।
ठीक है, एक बहुसंख्यक है, एक हिस्सा है जो विचारधारा को समर्थन दे रही है, इससे पहले नहीं देती थी। तो देश में जब परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, लोगों को लोकतंत्र है साहब, यहाँ विचारधाराओं का सम्मान है और कोई किसी भी विचारधारा से प्रेरित हो सकता है। तो इसको लेकर के चर्चा करना इस तरह की नहीं साहब, इनके आ जाने से पूरी कैडर की कैडर संगी हो जाएगी या किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वो वही लोग आएंगे जो पढ़े लिखे हैं और उसको स्वयं निर्णय लेना है कि वो किस विचारधारा, किस आइडियोलॉजी को मानते हैं, और ये उनका व्यक्तिगत मसला हो सकता है ना, लेकिन वो अपने कामों में उसको प्रभावित करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। देश अपने गति से अपनी दिशा में जारी है और मुझे लगता है ये स्वागत योग्य पहल है। और कोई व्यक्ति अगर अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपने अनुभव के आधार पे बनता है तो उस पर हमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर वो किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो भी इसमें कोई ऐसा इफ एंड बट वाला बात नहीं है। पहले भी हमारे साथी ने बताया कि, और मैंने भी कहा कि एक पैटर्न है, एक प्रक्रिया पूरी चेन की। तो ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए आज हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो क्या वो सभी लोगों की विचारधारा बदल दे रहे हैं? ठीक बात है। अभी भी सामान्य तरीके से चल रहा है, डेमोक्रेसी को वो भी बचाए रखते हुए चीजों को। तो हमें इस चीज पर कतई नहीं जाना चाहिए कि साहब मनोज सोनी जी के बन जाने से यूपीएससी में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, तब्दीलियां आ जाएंगी और सारे जो कैडर है वो एक विशेष वर्ग के हो जाएंगे। हमें इन चीजों से बचना चाहिए और ऐसा नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका अपना दायित्व बनता है, उन दायित्वों का वो निर्वाह करेंगे। बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए विपक्ष ने जो सवाल, जो आरोप लगाया, हमने उसको देश के 4 कोनों से 4 विशेषज्ञों को जोड़ के पूछा है। 3 आप जुड़े हुए हैं, 1-2 और जुड़ेंगे अभी, और सभी जगह से विचार निकल कर आ रहा है कि जो विपक्ष को करना चाहिए वो विपक्ष नहीं कर रहा है और इस तरह के गैर जरूरी सवालों को उठा रहा है जिसका कोई आम जनता से सरोकार नहीं है या कहीं उसका फायदा आम जनता को नहीं पहुंचने वाला है त्वरित रूप से। मेरा ऐसा मानना है कि जो सवाल है आप उठा रहे हैं वो ठीक है, उसकी एक प्रासंगिकता एक सीमित क्षेत्र में है, वो बड़ी है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि इस सवाल की प्रासंगिकता एकदम से नहीं है, लेकिन ये प्रासंगिकता किसी राजनीतिक पार्टियों के उठाने की बात नहीं है, बल्कि ये देश के बुद्धिजीवी वर्ग में इस बात पर सवाल उठना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं कि यूपीएससी की परीक्षाओं में फर्क पड़ता है थोड़ी बहुत छोटी छोटी बदलावों से, मैं इसको नकारता नहीं हूँ। आप देखिए पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 से 15 सालों में अगर यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस के रिजल्ट्स को देखा जाए तो कश्मीर से कई लोग बहुत तेजी से उभरे हैं, ठीक है, और वो इवन पूरे देश में दूसरे नंबर तक भी गए लिस्ट में। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि कश्मीरी भाषा को यूपीएससी में शामिल किया गया, ठीक है, एग्जाम के तौर पर, मेन उसके तौर पर। उसका फर्क ये पड़ा कि कश्मीर से आने वाले लोगों के लिए बहुत आसान हो गई लड़ाई, ठीक है, और उनके मार्क्स काफी हाई होने लगे। तो इस तरह का फर्क डालते हैं लोग यूपीएससी में आने वाले चेयरमैन या सरकारें, ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो सवाल और रेलिवेंट क्वेश्चंस की बात है जहां तक, तो ये राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं है, ये देश के बुद्धिजीवियों के बीच उठने वाला मुद्दा है, ठीक है, और वहां से उठे तो बात समझ में आती है, लेकिन राजनीतिक दल पहले कूद जाते हैं और उनसे जुड़े हुए उनके बुद्धिजीवी फिर उनकी पिछलग्गू बन जाते हैं। तो जो मूल सवाल है उस पर मंथन होने की बजाय राजनीतिक बातों पर मंथन शुरू हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पर निश्चित तौर पर अगर ऐसी चीज है, अगर यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति पर सवाल उठता है तो देश में बहुत सारी चीजों अतीत में, वर्तमान में हो रही है, हुई है, उस पर भी सवाल उठना चाहिए। आपको मैं याद दिलाऊं, अगर 1952 में ले जाऊं तो अबुल कलाम आजाद जी जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, जान करके आश्चर्य होगा कि उनकी सारी शिक्षा दीक्षा धार्मिक थी और वो एक देश के शिक्षा मंत्री बना दिए गए जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो देश में आधुनिक शिक्षा की नींव रखेंगे।
तो क्या हम उस दौर में प्रधानमंत्री के उस पर हम सवाल खड़ा करें? या ये हम माने कि अबुल कलाम आजाद फेल हो गए? नहीं हुआ ना, उन्होंने काम किया। बात ये नहीं होती है कि वो कहां से आए, क्या पृष्ठभूमि रही। थोड़ा लोगों को धैर्य रखना चाहिए। सरकारें चुनी ही इसलिए गई हैं कि वो काम करें। अगर उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, उनके हर काम को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा, तो ये मुझे लगता है न देश और न सरकार के प्रति सही रवैया नहीं होगा। तो लोगों को काम करने देना चाहिए, सरकार को काम करने देना चाहिए। ये सब ऐसे मुद्दे नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा कि मैं आऊंगा आपके पास। योगेश कुमार सोनी जी, ये सवाल जो उठाया है वो सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया है कि केंद्रीय प्रचारक संघ कमीशन बना दिया गया है यूपीएससी को। तो मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। योगेश सोनी जी, जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था, मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगा। हेलो योगेश जी, योगेश जी, क्या ये माना जाए कि जो जैसे आनंद त्रिपाठी कह रहे थे कि जो जोड़ भाग तो कुछ ना कुछ होगा, और ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया है, ये देश के बुद्धिजीवियों को उठाना चाहिए था। कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग से ये सवाल उठकर आता तो कहीं इसकी एक प्रासंगिकता मापी जाती। राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं है ये। देखिए त्रिशूल भाई, यूपीएससी पद पर यदि किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो, मैंने पहले भी सबसे पहले चेक में कहा कि वो कोई सरल बात नहीं है। यहाँ पर करीबी होना, इसका आरोप लगना, उसका आरोप लगना, ये तो चलता रहेगा। और विपक्ष का काम भी है राजनीति करना। और हम इसको दूसरे नजरिए से भी समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, अच्छी बात है विपक्ष हर मुद्दे पे ध्यान तो रख रही है। ये कम से कम हमारे लिए खुशी और सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी कम से कम इन बातों की जानकारी तो रखते हैं। अन्यथा तो पता चला वो किस बात का विरोध कर रहे हैं उनको भी नहीं पता चलेगा। तो समझने के कई नजरिए हैं। बात आ जाती है इन सब चीजों की, तो हम ये कहते हैं कि देश में अगर आपको इस तरीके की कोई चीज महसूस होती है, कुछ ऐसा लगता है, तो विरोध कीजिए। लेकिन जब तक किसी की डायरेक्ट कहीं संलिप्तता नहीं है या कोई ऐसा तर्क या आधार नहीं है, तो इस तरीके की बातें कहने से कहीं ना कहीं आपकी गरिमा पे प्रभाव पड़ता है। इतने अहम मुद्दे, जैसे कि मेरे साथी मित्र जो भी आपके समक्ष जो भी इतनी सब बातें आती हैं, कहीं कोई उपस्थिति नहीं, कोई बयान नहीं। बयान भी देना है तो हास्यप्रद देना है। मुझे ऐसा लगता है इन सब चीजों पे राजनीति ना हो, क्योंकि ये एक शिक्षा से संबंधित चीज हो गई है, एक ये समझदारी का विषय हो गया है। तो यहाँ पर जो है ऐसी बातें करके उससे संबंधित जो भी पूरा विभाग है, पूरा डिपार्टमेंट, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और वो फिर अगर प्रभावित होता है तो ये राजनीति में पिसी हुई जो चीजें है वो उनको कहीं ना कहीं नकारात्मकता की ओर ले जाती है। सूर्य प्रकाश जी, हम लेटरल एंट्री की बात भी करेंगे कि लेटरल एंट्री को लेकर भी तमाम तरह की चीज़ें सामने आई और विपक्ष ने ये कहा कि ये सरकार गलत कर रही है, लेकिन ये शुरू तो यूपीए में ही हुआ था। और ये 70 के दशक 1966 में शुरू हुआ था कि प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें आने लगी और मोरारजी देसाई के हनुमंतैया सबको अध्यक्ष बनाया गया। तब से अब जब लेटरल एंट्री हुई तो फिर ये कहा गया कि भगवाकरण किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी का निजीकरण किया जा रहा है। अगर यूपीएससी का अध्यक्ष बनता है तो ये कहा जा रहा है कि साहब फिर भगवाकरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को कुछ ना कुछ तो समझ में आता होगा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अक्सर मैं आपको किसी की बात करूं, अगर आप इलाहाबाद में दिल्ली आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते करते 40-45 साल उम्र और उसके तमाम कई सालों की वर्षों की तैयारी के बाद उन जो प्रतियोगी फॉर्म जो यूपीएससी की तैयारी है, दूसरी इंटरव्यू, लगातार एक लंबे संघर्ष के बाद भी चयन। तो अगर हम सिर्फ संदेह करें कि आप यूपीएससी के चेयरमैन फलाजात विचारधारा से या पार्टी से जुड़े या उनके करीबी बन गए और अब तो साहब तमाम जो है नियुक्तियां आती है, तो हम संदेह उस व्यवस्था पर करें, उस प्रक्रिया पर, हम उस व्यक्ति से नहीं कर,
हम संदेह ये कर रहे हैं कि भाई यूपीएससी में अब धांधली है ना। अब उसमें कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद या इस तरह की जो विचारधारा या जो भी हो उसको फॉलो। हमें इस तरह के संदेह करना ही नहीं है ना कि किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति के इशारे पर किसी व्यक्ति विशेष का चयन। अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं तो प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग विपक्ष जिस तरह की चर्चा कर रही है और वो मुद्दा बना रही है, वो काश यूपीएससी का एग्जाम दे आ, मजा आ जाता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पता चल जाता कि यूपीएससी होता क्या है ना। और मैं करूँ यूपीएससी छोड़िए साहब, आप क्लर्की लेवल का एग्जाम दे के देखिए, 10-15,000 20,000 जो है लोग स्टेशन से सोते हैं है ना। चयन प्रक्रिया इतनी कड़ी है और ऐसा नहीं है कि लोग पैसा लेके नहीं चलते, पैसा भी लेके आते हैं, पेपर भी लीक का मसला आता है। उसके बावजूद आप देखिए कि देश में जिद्दोजहद चल रहा है छोटे से पद के लिए, चपरासी के पद के लिए। पीएचडी जो है जो डॉक्टरेट की उपाधि लिया है वो बेचारा लड़ रहा है ना। और आप बात करते कि यूपीएससी में कोई व्यक्ति विशेष का चेयरमैन बन गया और वो जो है अंधेर गर्दी मचा देगा। हाँ, आपको इतना आसान लगता है? तो इन्हें तो सोचना चाहिए उन प्रक्रियाओं पे। सेना की भर्ती में देख लीजिए साहब, हाँ, क्या बात करते हैं, भगवाकरण हो गया, ये करण हो गया, वो करण, आप जुमला जो भी डाल दीजिए, इतना आसान नहीं है शासकीय व्यवस्थाओं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदल पाना। लेकिन सूर्य प्रकाश जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। जब आपने इतनी बात कही है तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और वहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती करता है अधिकारियों की, राज्य सेवा के अधिकारियों की, और उसमें तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उस समय, वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके परिवार के 4 लोग उसमें चुन लिए जाते हैं, चयनित हो जाते हैं। तो ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तो जोड़ भाग होता होगा, जैसा आनंद त्रिपाठी जी कह रहे थे कि एकदम बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि बिल्कुल सब कुछ साफ है, कुछ ना कुछ तो होता होगा अगर इस तरह की बात निकलकर सामने आई। हो सकता है वो 4 लोगों में योग्यता होगी, काबिलियत होगी, उनका चयन हुआ होगा। क्या किसी पार्टी या किसी विचारधारा या किसी नेता के पुत्र होने के नाते क्या उनकी योग्यता नहीं हो सकती है? सवाल ये नहीं उठता है सिर्फ इस बात पे कि उसके पिताजी किसी कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं या मंत्री रहे और इसलिए उनका चयन नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? अगर उनके पुत्र, अगर उनकी योग्यताएं हैं, वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, होता है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ था भाई पिछली बार, किसी मंत्री विशेष के भाई लेक्चरर नियुक्त हो गए थे। वो संभावना यदा कदा कभी कभी मिल जाती, ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह देना कि मात्र उस व्यक्ति के बन जाने से पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, तो यहाँ पे संदेह, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है ना। देश भी नहीं बदल पाया है, चाहे वो कांग्रेस में इंदिरा गांधी की सरकार रही तब भी विपक्ष रहा, आज मोदी सरकार है तो भी विपक्ष है। तो ये देश का ये खूबसूरती है ना, इसमें तमाम विविधताएं हैं, विचारधाराएं हैं। तो हम ये ना मान लें कि बिल्कुल किसी व्यक्ति विशेष के बन जाने पर वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, वैसा नहीं होता है। देश अपने सिस्टम से, अपने पैटर्न से, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं तौर तरीके से चलता है। थोड़ा बहुत 19-20 मानते हैं, ये सामाजिक विसंगतियां हो सकती हैं, कुरीतियां हो सकती हैं, कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन उसको हम पूरा ये उदाहरण मान के चले कि नहीं साहब अब तो सभी जगह ऐसा हो रहा है, ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद आज हम या आप जैसे लोग वहां पे बैठे नहीं मिलते। आप भी कहीं की जगह कोई और आपकी योग्यता अच्छी तो आप एंकरिंग कर रहे हैं, हमारी योग्यता अच्छी तो हम प्रोफेसर ही कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्यता भी जारी है, ऐसा नहीं है। मैं तो 60 के दशक से सुनता आ रहा था कि देश में भ्रष्टाचार है, आज 2022 हो गया, है ना। ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं चलती है, इस सिस्टम में झूठ भी है, सच भी है, 19-20 है। मैं इसको एकदम ये नहीं कर रहा हूँ कि अपना देश बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है, ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इतना भी अंधेर गर्दी नहीं है कि साहब किसी की सुनेंगे, सुनवाई नहीं, सुनवाई भी होती है और योग्य व्यक्ति को चयन भी होता है, संघर्ष करना पड़ता है, लंबा समय गुजारना पड़ता है,
है ना, कई बार दुख भी होता है, लेकिन मैंने तो सफलता की सीढ़ी चढ़ते भी देखा है ईमानदारी से। तो मैं उन चीजों पर विश्वास करता हूँ, मैं संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानता हूँ, और ये नहीं मानता हूँ कि किसी पार्टी या किसी के सत्ता पे आ जाने के बाद से देश में साफ बिल्कुल अंधेरगर्दी हो जाएगी। मैं आशावादी नजरिया रखता हूँ, और इस पर कतई मुझे शक नहीं है कि अगर मनोज सोनी जी भी बैठेंगे तो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और सही तरीके से जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे, और अगर कुछ लूप होल्स है तो उसको दूर भी करने की प्रयास करेंगे। ऐसा भी है, अगर संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, संविधान में भी संशोधन की व्यवस्थाएं हैं, तो अगर यूपीएससी में भी कुछ कमियां हैं तो उसे दूर करने के लिए दो लोग हैं, जो कमेटी है, वो जो समिति है वो तय करेगी। उस पर हमें कितना संदेह नहीं करना। ठीक है, आनंद हम त्रिपाठी भी जी, देश के लिए है, वो भी देश के लिए है। बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए मीडिया पर यह आरोप लगता रहता है कि सरकार के खिलाफ सवाल नहीं पूछे जाते। हम तो खोद के पूछ रहे हैं सवालों को कि बताइए, और देश के चार कोनों से चार लोग जोड़ रखे हैं कि बताएं सरकार में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब सत्ता जो है वो व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं हावी होने के लिए या व्यवस्था में बने रहने के लिए थोड़े बहुत सुधारों को लेकर या आमूलचूल परिवर्तन को लेकर गंभीरता नजर आ रही है। कई प्रकरणों में जो आईएएस को केंद्र में जो नियुक्ति का जो उसमें अमेंडेड हुआ है उसको लेकर, चाहे लेटरल एंट्री को लेकर और चाहे यूपीएससी के चेयरमैन को लेकर, कहीं लगता नहीं कि व्यवस्था में भी सरकार काबिज होना चाहती है। नहीं, देखिए ये बड़ा स्वाभाविक बात है। जो भी सरकार आती है, जिस भी विचारधारा की सरकार आती है, वो ये चाहती है कि वो आराम से काम कर सके, और उस आराम के तरीके से देश की सेवा करने के लिए वो अपने विचारों से मिलते जुलते हुए लोगों के साथ काम करने में उसे आसानी होती है। ये बड़ी स्वाभाविक बात है। ये भारत में आज से नहीं, 1947 से चला आ रहा है। आप याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जितनी भी संस्थाएं थी, उन सबके जो प्रमुख थे वो या तो वामपंथी थे या तो घोर कांग्रेसी लोग थे। अगर आप इसी रूप में सुनना चाहते हैं तो या तो वो वामपंथी थे या घोर कांग्रेसी थे। बाद में जब समाजवादी लोग हावी हुए तो उनके में लोहिया के विचारधारा वाले लोग थे, जयप्रकाश नारायण के विचारधारा वाले लोग थे। अब ये आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं सरकार पे काम, तो वो निश्चित तौर पर अपने विचारधारा के लोगों को अपने आसपास रख करके काम करने में सहूलियत महसूस कर रहे हैं। मैं इसमें कोई खास गलती नहीं मानता हूँ। बस फर्क ये होना चाहिए कि जिन संस्थाओं के प्रमुख बनने के लिए जिन योग्यताओं का निर्धारण है उसमें कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए। ठीक है, विचारधारा व्यक्ति की होती है, संस्था में वो बहुत ज्यादा उसका खास मतलब नहीं निकल करके आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार और तंत्र आपस में मिल करके काम करते हैं, एक विचार के लोग रहते हैं तो थोड़ी आसानी होती है, इसलिए लोग करते हैं। और ये हमारे ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता चला आ रहा है। आप अमेरिका में जाकर के देखें, आप यूरोप के किसी देशों में जाकर के देखें, ये कभी नहीं मिलता। कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती कि वो अपने से विपरीत विचारधारा के लोगों को संस्थाओं पे काबिज होने दे। योगेश कुमार सोनी जी, कांग्रेस तो इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानती है कि व्यवस्थाओं पर कैसे हावी हुआ जाता है, व्यवस्थाओं का कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे दुरुपयोग किया जाता है, कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है, कैसे सही किया जाता है। संजय गांधी से लेकर जगमोहन से लेकर और तमाम इंदिरा गांधी से लेकर तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनका, वीरप्पा मोइली से लेकर बहुत सारी ऐसे नाम हैं। रघुराम राजन की नियुक्ति खुद यूपीए सरकार में हुई। बहुत सारे नाम हैं, सैम पित्रोदा सरकार के अंदर आए, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको, बहुत लंबी लिस्ट है। तो सरकार तो कांग्रेस तो समझती है कि सरकार कैसे चलाई जाती है और कैसे इसका उपयोग दुरुपयोग किया जाता है। तो क्या वो उसी दृष्टिकोण से इस नियुक्ति को ले रही है या इन तमाम चीज़ों को ले रही है? देखिए, अभी हमारे साथी मित्र ने, प्रोफेसर सूर्या साहब ने कितनी भली भांति कितने अच्छे से चीजों को समझाया कि हर चीज को भी इतनी नकारात्मकता के चश्मे से नहीं लेना चाहिए कि आपको चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आया है। कि पिछले
सदियों से भ्रष्टाचार चलता है, जब से मानव जीवन है शायद तब से भ्रष्टाचार चलता होगा, तब से आरोप प्रत्यारोप वंशवाद चलता होगा, चलता है, नकार नहीं सकते, लेकिन सब पूरी तरीके से चलता है, इसको भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है कि हर आदमी, हर एक की अपनी विचारधारा होती है, वो उसकी रणनीति के तहत कैसे अपनी संचालन प्रक्रिया को चलाता है। जैसे हाल ही में मोदी सरकार अपनी संचालन अपनी सूझबूझता के साथ उसको कैसे संचालित कर रही है उसको पता है, और बात रह जाती है कि इस चीज के लिए आरोप प्रत्यारोप, तो ये काम है उनका, आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए, हमें खुशी है, लेकिन वहां आरोप प्रत्यारोप करे जहां जरूरत हो। और देखिए कि प्रोफेसर साहब ने और भी कितनी महत्वपूर्ण, कितनी खूबसूरत बात है। मैं खुद प्रभावित हुआ प्रोफेसर साहब से कि किस तरीके से एक एक चीज का बताया कि एक ही परिवार से अगर दो लोग चले गए तो आप आरोप नहीं लगा सकते, क्या पता दोनों में काबिलियत हो, दोनों में योग्यता हो। ये नहीं कि भ्रष्टाचार या ये काम नहीं, लेकिन हर बार या हर एंगल से उसी चीज को देखना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेहुदापन सा लगता है। और यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से एक बारे में कुछ भी बोल दिया राहुल गांधी ने कि ये संघ का अखाड़ापन या फलाना दिख, ये सब नहीं बनता है। इस विषय में बात करने से पहले, बयान देने से पहले कहना चाहिए, यही अगर कोई और व्यक्ति होता तो क्या तब भी वो यही बात कहते? ऐसे गंभीर पदों पे और ऐसी मशीनरी पर सवालिया निशान खड़ा करने से पहले सोच लेना चाहिए, यदि वहां से कोई इस तरीके की हरकत, कोई ऐसी कोई चीज सामने ना आए तब तक उस विषय में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अहम भाग है। ये भी मतलब देश को वो देता है जिससे देश चलता है, ये वो मशीनरी का एक हिस्सा है देश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात को लेकर निंदा महसूस करता हूँ कि इस तरीके की बात जो है वो विपक्ष इस बात को लेकर ऐसे बुलाना चाहता है। यहाँ पर इसकी कोई गंभीरता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती त्रिशूल भाई। नहीं, लेकिन उन्होंने, सूर्य प्रकाश जी ने ये भी कहा कि आप भी जाइए ना यूपीएससी, एक बार फाइट कीजिए, जरा देखिए तो सही। यूपीएससी तो छोड़िए, एक क्लर्क की परीक्षा दे दीजिए, इनके हाथ पैर और सांस फूल जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात ये कही, जो ये बात कह रहे हैं उनसे एक बारी उनका अर्थ पूछ लीजिए। हाँ। और एक बारी उनसे उसकी परीक्षा लेके देख लीजिए, उनके हाथ पैर फूल जाएंगे। बयान देना, हिंदुस्तान में एक चीज बहुत खूबसूरत है कि किसी भी मुद्दे पे कोई भी बयान दे दो, चाहे उस बात का उस घटना से मतलब हो या ना हो। तो ये बड़ा कई बार बड़ा हास्यप्रद सा मामला लगता है, लेकिन बहरहाल मसला यही है कि अंत में इन चीजों को लेके अगर आप कोई अप्पा बोलते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रमाणिकता होनी चाहिए, कोई किसी के करीबी होने से। और मैं तो एक बात ये कहता हूँ त्रिशूल भाई, सरकार के जो करीबी हैं, जो सरकार के साथ समय रहे, उन्हीं को ही तो मौका मिलता है, होता भी यही है। हम इस बात को बुरे में भी क्यों ले, लेकिन जिसकी जैसी प्यार, जिसकी जैसी सेटिंग, जिसके जैसे रिश्ते, वो वैसे ही चीजों को चलाता है। तो इसको हम कहीं वैसे भी नहीं ले सकते हैं। तो ये तो किसी भी नजरिए से हम देख सकते हैं, हर घटना के चार पहलू होते हैं, जो आपको समझ में आए आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे विपक्ष को जो समझना है वो समझ सकता है। ठीक है। सूर्य प्रकाश जी, क्या लगता है कि अगर इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी गंभीरता खोता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि ये बयान बेमानी है सारे, अगर कहीं उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पा रही है तो? अभी लेकिन एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, क्या वाकई में लग रहा है कि विपक्ष गंभीरता खोता जा रहा है और एक दिन वो भी आएगा कि जब ये बयान सब इनका जो प्रासंगिकता है, अगर उसकी प्रामाणिकता है, उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा विपक्ष, तो ये समझा जाएगा कि विपक्ष के नाम पर कुछ है नहीं, या विपक्ष को पास कुछ विपक्ष के कुछ है नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र निरंकुश हो जाएगा, फिर ये भी एक बड़ा दुष्प्रभाव है। निरंकुश नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उनको जिन मुद्दों पे आनी चाहिए सड़क पे वो नहीं आ पाते। बैठे बैठे वहाँ लुटियंस जोन पे आप हल्ला मचा रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, पूरी व्यवस्थाओं पे संदेह कर रहे हैं, है ना। जिन्हें पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी एग्जाम ही ना दिया हो, सिविल सर्विसेज छोड़िए सरकारी नौकरी का, वो व्यक्ति चयन प्रक्रिया और उसके चेयरमैन पे सवाल उठा रहा है। पता ही नहीं है ना। दिक्कत ये है कि उन्हें जो जमीनी हकीकत है उनसे वो रूबरू ही नहीं। साहब, आप कभी 10वीं 12वीं के पैटर्न का एग्जाम देख लीजिए, आपको चयन प्रक्रिया किस तरीके से भरा जाता है और कितने वर्ष लगते हैं। हाँ, सरकारी नौकरी पाने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, और आप आसानी से बोल रहे हैं। तो ये
विपक्ष का काम ये नहीं है कि आप हर चीज पे हर संदेह की दृष्टि से देखें, है ना। अगर जहाँ सकारात्मक हो रही है उसको आप सराहिए भी, और जहाँ पे लगता है कि विरोध करना है, जहाँ बुनियादी है, आप आइए साथ सड़क पे विरोध करिए ना, आंदोलन से खड़ा करते हैं। मैं तो आंदोलन ही नहीं देखता हूँ, आंदोलन ही खत्म हो गया इस देश से। विपक्ष को मैं क्या मानूं, विपक्ष अपनी खुद हाशिए पे है, वो रहेंगे। अगर उन्होंने अपनी कार्यशैली को नहीं बदला, देश के मिजाज को नहीं समझने की कोशिश की और बेसिर पीर के मुद्दे पर चर्चा करने आएंगे, तो जनता उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। गंभीरता उन्हें फिर उपबोधन देगी, अलग अलग अलंकार देगी, उपमाएं देगी, और क्या। बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए जैसा प्रोफेसर सूर्य प्रकाश ने कहा कि तरह तरह के अलंकार देगी और तरह तरह की उपमाएं देगी, तो क्या ये वाकई में सच है कि अगर विपक्ष भी समाप्त हो गया और इस तरह का विपक्ष जो नहीं के बराबर है, तो लोकतंत्र वाकई में निरंकुश नहीं हो जाएगा? आती है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लोकतंत्र के लिए वो खराब दिन होगा जब विपक्ष ही लोकतंत्र हो, है ना। लेकिन सवाल ये है कि इस देश की जनता में बड़ी लोकतांत्रिक रूप से वो बड़ी सजग है। वो ऐसा नहीं होने देगी कि वो विपक्षहीन राष्ट्र को के लिए आगे बढ़े। लेकिन यहाँ के विपक्षी नेताओं को या पार्टियों को ये समझना होगा कि एक मजबूत सरकार के साथ वो कैसे लोकतांत्रिक रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में आगे बढ़े। ठीक है, जो वर्तमान विपक्ष के लोग हैं, जैसे सबसे बड़ी बात आती है राष्ट्रीय विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है, और कांग्रेस आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है एक ऐसे हाथों में है जो लोकतंत्र का ABCD भी नहीं समझते। परिवारवाद हावी है, माँ और पुत्र, ये दोनों 1998 से आज 2022 हो गया कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां एकदम जीरो हो गई है। ऐसे लोग जब सवाल उठाते हैं सरकार के ऊपर ना, तो इसलिए पब्लिक हंसती है। वो जानती है कि ये गंभीर लोग नहीं है, ये अपना घर में वही सब काम कर रहे हैं जिसके लिए दूसरे को दोषी बता रहे हैं। तो ये बड़ी भारी समस्या हो गई है वर्तमान में लोकतंत्र में, भारत में विपक्षी पार्टियों की। बाकी सारे राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल रह गए हैं, वो खुद ही परिवारवाद और तमाम सारी समस्याओं से ग्रसित हैं, इसलिए वो खड़े नहीं हो पाते राष्ट्रीय स्तर पर। इसका बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है कि जो आप इशारा कर रहे हैं कि क्या हम कहीं अधिनायकवाद की तरफ तो नहीं बढ़ जाएंगे, ये एक खतरा है ऐसे कमजोर विपक्ष के रहने पर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्तमान में लोग सत्ता में काबिज हैं, वो लोकतंत्र में उनका भरोसा बहुत मजबूत है, और वो अधिनायकवाद की तरफ देश को नहीं लेकर के जाएंगे, निश्चित मानिए। और वो एक लोकतांत्रिक तरीके से ही इस देश में काम करेंगे, और जब भी कभी ऐसा समय आएगा जनता कहेगी कि अब आप चले जाइए लोकतांत्रिक ढंग से, तो वो चुपचाप लोकतांत्रिक ढंग से चले जाएंगे। इसका पहले भी इस विचारधारा के लोगों ने उदाहरण पेश किया है, एक वोट से हारे और चुपचाप चले गए इस देश से, सरकार से, बिना किसी शोर शराबे के। हमको ध्यान रखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति शोर करता है जब उसकी सत्ता जाती है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शोर करता है जब उसकी सत्ता जाती है, लेकिन भारत में ये स्थिति नहीं आई है और ना आएगी। लेकिन विपक्ष के वर्तमान विपक्ष या राहुल गांधी को समझना चाहिए कि पार्टियां CEO बनकर के नहीं चलती MBA किए हुए मैनेजरों के सहारे पर, कि रोज एक ट्वीट कर दिया और काम चलता रहा। इसीलिए वो ट्वीट करके इस देश के मिजाज को नहीं समझ सकते, इस देश के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। तो मेरा ऐसा उनको एक सुझाव है कि वो लोगों के बीच जाएं, उनके दुख दर्द समझें और एक ईमानदारी के साथ विपक्ष की भूमिका में आए। इस देश की सत्ता ने उन्हें, देश की जनता ने विपक्ष में भेजा है, तो अगर वो मेहनत करेंगे तो एक दिन फिर उनको सत्ता मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी और मोदी के लिए सत्ता आजीवन लिख दी है इस देश की जनता ने। तो उनको थोड़ा हिम्मत और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। बिल्कुल। योगेश कुमार सोनी जी, कांग्रेस ने क्या सोचा होगा कि या राहुल गांधी को क्या बताया गया होगा कि बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता
और ये तो बुद्धिजीवी हैं ही, 5-5 हज़ार 15-15 हज़ार साल का इतिहास बताते हैं टीवी चैनलों पर बैठकर, तो क्या पता वो भी लोग कहीं सब ब्यूरोक्रेसी में सम्मिलित हो जाएं, ऐसा कुछ बताया गया होगा। जो चर्चा का अर्थ विषय है, तो राहुल गांधी पे जब आ जाता है तो घटना हास्यास्पद हो जाती है। तो मसला ये है कि सबसे पहले जो नब्ज है, जो चीजें हैं, वो हमें देखनी चाहिए कि आजकल चल क्या रहा है। एक कहते हैं ना कि मार्केट में कोई ब्रांड चलता है तो हम उसी के हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं। तो राहुल गांधी यदि इस चीज से जुड़ जाए या समझना शुरू कर दे कि लोग चाहते क्या है, वो पुराने ढर्रे की बातें, वो पुरानी सोच की बातें क्या लोगों को पसंद भी है। आप ये देखिए कि उनकी बात की गंभीरता तो देखिए कि वो नॉर्मल भी ना लेके हास्यप्रद लेते हैं। तो उनको सिस्टम को, मुझे आश्चर्य होता है कि जो थिंक टैंक है इनका, वो कहाँ गायब है। बीते दिनों अध्यक्ष पद के लिए जब सारा विवाद हुआ, वो आपने भली बात ही देखा कि गांधी परिवार अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के पाले में माँ बेटे बोल डाल देते। तो यही कारण है कि उनके ही पार्टी के महावरिष्ठ नेता जो लगभग 5 दशकों से जुड़े हुए हैं, वो भी बागी होने लगे हैं। वो भी इस बात को कह चुके कि देश में हम 2 स्टेट्स में रह गए हैं, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य सब ढहाता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जो बैटिंग करी है उनको खत्म कर दिया, और आने वाले 2 स्टेट से गायब होने का मतलब आप ये मानिए पार्टी का अंत हो गया है। पार्टी का अंत के साथ पार्टी विलुप्त हो गई है। तो समय के साथ विचारधाराओं से ना चल के इस तरीके की चीजें जो है खुद भी समझ के कुछ ही को समझना, वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और बहुत जिसको बोलते हैं, इस विषय में मैं क्या शब्द आपको बताऊं कि यही एक विलुप्तता का और सर्वनाश का कारण भी बनता जा रहा है कि अपनी चीजों की जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन आप किसी की मान ही नहीं रहे कि मार्केट में एक्चुअली क्या किस चीज के साथ चलना है, वो उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। यही कारण है जो कांग्रेस आज गर्त में लग गई है और वो किसी की सुन के राजी नहीं है। अपने थिंक टैंक को वो खुद मजबूत करना नहीं चाहती है। और हम लगातार देखते आ रहे हैं, ये लगा था कि मोदी सरकार का कालखंड के दूसरे में ये होगा, उत्तर प्रदेश चुनाव में ये होगा। पीछे भी 5 में से 4 स्टेट जीत के उन्होंने भली बात इनको उत्तर भी दे दिया, और इनके हाथ से जो चीजें थी पंजाब, वो भी उनके हाथ से चली। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा चला जाएगा, चर्चा का मुद्दा जो है। आज हम उसी पे आते हैं। तो ऐसी चीजों पर, ऐसे गंभीर पदों के लिए बोलने से पहले जब तक प्रमाणिकता ना हो, मुझे नहीं लगता कोई बयान देना चाहिए त्रिशूल भाई। ठीक है प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, जो योगेश सोनी कह रहे हैं कि प्रामाणिकता ना हो तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो जनादेश मिलता जा रहा है बीजेपी को, वो कहीं उनके फैसलों पर मोहर लगाता है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सही लिए जा रहे हैं, और जनता कहीं ना कहीं साथ है उसमें। जनता साथ है तभी वो आज सकते हैं। अगर जनता साथ ना होती तो ना केंद्र में ना दूसरे राज्यों में उनकी सकती। ये सच है कि उन्होंने देश की लब्धि को सुना, देश लोगों की जरूरतों को सुना, उसके हिसाब से अपनी पार्टी अपने विचारों को लेकर चली और काम। कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि नेता अगर नौजवान भूखा है, दूध मारेगा तो दूध की जगह खिलौने पकड़ाने का प्रयास। तो आप खिलौने से कुछ समय तक कुछ दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको भूख लगेगी और उस चीज के लिए आप फिर हो। तो कांग्रेस जिन मुद्दों पर लड़ रही है, जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, उसमें कोई मतलब दिखता ही नहीं है जमीन में। तो उतनी चिंता का विषय नहीं है सूर्य प्रकाश जी जितनी चिंता कांग्रेस जता रही है। लेकिन मैं जवाब लूंगा, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, तो ये लगता है कि जितना चिंता की जा रही है शायद उतनी चिंता का विषय नहीं है ये, और जो चिंता के विषय उन पर विपक्ष मौन है। बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जिन बुनियादी मुद्दों पर विपक्ष को रहना चाहिए उन मुद्दों पे नहीं, और जो मसले सिर्फ उछाले जा सकते हैं बेचैनी करके, उसको उछाल रहे हैं गंभीरता। ये दिक्कत है विपक्ष के साथ। आम आदमी, आम जनता इसके साथ कट गई, विमुख हो रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप अपनी जनता के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। कनेक्ट होना चाहिए ना, संवाद कायम करना चाहिए। आम जनता की आवश्यकता है कुछ और,
आप लोकसभा के मसला लेके चले पड़े आए, यूपीएससी का मसला लेके चले आए, कभी आप एफटीआई का मसला लेके आएंगे कि साहब गजेंद्र चौहान को आपने क्यों बना दिया, कभी जेएनयू के प्रोफेसर पर आप उंगली उठा देंगे कि उन्हें कुलपति क्यों बना दिया, कभी आप यूजीसी के चेयरमैन पे सवाल उठाते, हर आप उस पर सवाल उठाते जैसे लगता है कि सड़क से उठाकर किसी व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया है ना। वो तो यही कह रहे हैं कि मोमबत्ती और वो अगरबत्ती बेचा करते थे मुंबई में, वो तो यही। ये तो अच्छी बात है, नहीं ये तो प्रेरणादायक बात है, अच्छी बात है। अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ और मैं अपने जीवन यापन के लिए कोई काम कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा के प्रोफेसर बन गया, तो ये मेरी गलती है क्या? अंतिम साहब ये तो पहले कक्षा 4 वालों को ट्यूशन पढ़ाता था, आज ये कैसे बन गया? ये तो मतलब बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है, अतार्किक है ना, कि आप तो पहले क्या करते थे, इस आधार पे आपको ये काम नहीं मिलेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर व्यक्ति को अपने जीवन यापन का अधिकार है। अगर कम से कम वो व्यक्ति अपने अगर शुरुआती जीवन में संघर्ष के दिनों में अगर उन्होंने ऐसा किया तो गुनाह क्या उस पर एफआईआर कोई दर्ज हो गई है क्या उस वक्त में? कि मोमबत्ती बेच रहे थे और अगरबत्ती बेच रहे थे? नहीं साहब, उनको चांदी के चम्मच के लिए फायदा होना चाहिए था और उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन बनना चाहिए था। तब तो ठीक था, लेकिन व्यक्ति अगर संघर्ष कर रहा है, इसी यूपीएससी में ऐसी खबरें आती है जब रिजल्ट आता है कि कोई कूली था और उसने पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक किया। यही इसी यूपीएससी के तमाम ऐसे इनबॉक्स स्टोरी आती है। रिक्शा चालक के पुत्र ने यूपीएससी के एग्जाम में कोई पर्टिकुलर पोजीशन या पद को कैट पे चयन किया, है ना। ये खूबसूरती है। तो ये बिल्कुल ही अतार्किक बात है कि कोई व्यक्ति ऐसा करता था। ऐसा करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, पीएचडी किया, है ना, कुलपति बने। अब उस पूरे दरमियान को कैसे भूल जाते? आज से 20 साल बाद में कहीं और चला जाऊंगा, इसका मतलब ये हमारे अतीत से सवाल उठाएंगे। हाँ, अगर वो हमारे संघर्ष के दिन, तो उस पर सवाल तो उठाना बिल्कुल ही बेवकूफी मैं मानता हूँ। बिल्कुल। योगेश सोनी जी, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस ने किस तरह के प्रतिमान गढ़ रखे हैं यूपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के? जो तथाकथित या जो प्रतिमान है वो किस तरह के होंगे कि वो कहाँ से आना चाहिए वो व्यक्ति? कहाँ से आना चाहिए? देखिए, ये एक तंत्रात्मक और संचालन प्रक्रिया प्रणाली जो है, इसी के व्यक्ति इसी को आप कर सकते हैं। अब हम अपने ही क्षेत्र की बात करें कि हमें रिपोर्टर कहाँ से मिलना चाहिए, एंकर कहाँ से मिलना चाहिए। देखिए त्रिशूल भाई, ये तो उनकी योग्यता, वो एलिजिबिलिटी उसके लिए बनती है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोई भी इतना अयोग्य आदमी जिस तरीके से वो बता रहे हैं, ऐसे पदों पे नहीं बिठाया जा सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कुछ भी किसी चीज को, अगर वो योग्यता रखता है, ये भी माना जाता है साथ साथ कि सब सिस्टम में भ्रष्टाचार, वंशवाद, सेटिंगबाजी या वो सारी शब्द, वो सारी बातें मानी जा सकती है और वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप ये कहें कि डायरेक्ट कि किसी ऐसे क्रिमिनल को उठा के या किसी ऐसे रिक्शा चलाने वाले को जो योग्य नहीं है, उस तौर पे मैं कह रहा हूँ बिठा दिया, तो वो तो कहीं मतलब नहीं है। कांग्रेस जाने उस कांग्रेस के राज में क्या चीजें हुआ करती थी, कौन हुआ करता था, उसमें तो जो मीटिंग हुआ करती थी कांग्रेस के दौर में, हमने वो भी देखा। यदि किसी व्यक्ति का ऐसे पद के लिए विरोध भी हुआ तो इस समय पार्टी के आला कमान ने उनकी बिल्कुल नहीं मारी। कपिल सिब्बल साहब ने एक बार बहुत अच्छा विरोध करा, खूब उनको कही, एक मसला था, लेकिन किसी ने उनकी नहीं मानी और बिठा के उस व्यक्ति को बिठा दिया गया था। तो जब आपका खुद दामन पे इतने दाग हैं, तो कम से कम आप ये बात ना कहें। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था, फिर कह रहा हूं, यदि प्रत्यक्ष रूप से मनोज सोनी के ऊपर या मनोज सोनी के पास कोई ऐसी चीज पाई जाती है, कोई ऐसा घटनाक्रम उनके ऊपर है, तो निश्चित तौर पर विरोध कीजिए। वो बीजेपी के या संघ के करीबी है, वो बात कोई विरोध का नहीं बनती है। जैसे कि आपने पिछले प्रश्न में प्रोफेसर साहब से पूछा कि वो अगरबत्ती बेचते थे, अरे भैया अगरबत्ती बेचना अपराध है, कोई गरीब आदमी इस तरीके का सफर तय करता है। मैंने नहीं पूछा, विपक्ष पूछ रहा है, मेरा काम नहीं, ये बात जो कही जाती है, जी मैं समझ रहा हूँ, ये बात सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है और मैं इसको लगातार देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर उन्होंने अगरबत्ती बेची तो ये कहाँ से अपराध हुआ? कल को कोई गरीब, और मैंने तो एक बात जानता हूँ,
आप 100 में से 95% लोगों को देखोगे जो संघर्षशील, जो गरीब और जो ईमानदार आदमी, वही इसी पदों पर पहुंचता है। कोई राजघराने के बच्चे या कोई ऐसा जिसको बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के बच्चे ऐसी जगहों पर नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्हें उस गंभीरता को पता होता है कैसे एक उसको गरीबी अमीरी और एक एक धूप छांव का उसको इस तरीके का एहसास होता है कि उसको पता है मुझे करना क्या है। तो अच्छी बात है, ये तो उनके चरित्र में 4 चांद लगाती है अगर वो अगरबत्ती बेच के यहाँ तक का सफर तय करते हैं। एक अगरबत्ती बेचने वाला एक मुख्यमंत्री का, जो उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के होते थे, उनका करीबी है, और आज वो मुख्यमंत्री है, वो आज भी उनका करीबी है, तो ये तो उसकी योग्यता है। और उनके भाषण लिखकर अगर उनको लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना देते हैं देश का, तो ये तो योग्यता है। निश्चित तौर पे हमारे पास भी तमाम नेता आते हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिखवाने आते हैं, उन्हें बोलना क्या है वो हम लिखवा लेते हैं, तो हम भी ये काम करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमने तमाम बार कुछ बड़े नेताओं की, कुछ मुख्यमंत्रियों की स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी है। इस बात का क्या अर्थ हुआ, मेरे शब्दों को उन्होंने अपने एहसास में परो के बोल दिया, तो क्या मेरी योग्यता वो थोड़ी ना तय करेंगे। आप ये देखिए, इस देश का दुर्भाग्य बातों बातों में एक बात कि आज उनको क्या बोलना ये लोग भी हम तय करते हैं। हालांकि ये हमारे एक रोजी रोटी का साधन है, हमारी कमाई का साधन, फिर भी हम आपके चैनल पे खुले तौर पे बोलते हैं कि देखिए हम तमाम नेताओं के लिए लिखते हैं, अब उनके लिए इन सब बातों को क्या आपको वो बोलना है, वो पॉइंट बनेगा, यही सब कुछ है। लेकिन लोकतंत्र में ऊपर नीचे आगे पीछे क्या है, तो प्रोफेसर लिखते हैं तो संदीप त्रिपाठी हो जाते हैं, और पत्रकार लिखते हैं तो जाने क्या क्या हो जाते हैं, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आनंद त्रिपाठी जी, दरअसल जो बात यह है कि जो हमला किया है वो मनोज सोनी पर नहीं किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय प्रचारक संघ कमीशन हो गया है ये, तो वहाँ प्रचारक शब्द जो जोड़ दिया है वो पूरी एजेंसी पर हमला कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में, संदेह के घेरे में पूरी एजेंसी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। का जो प्रश्न है वो मनोज सोनी नहीं, वो आरएसएस है और संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, और सरकार है। राहुल गांधी के निशाने पे ये 3 लोग हैं, मनोज सोनी कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि आरएसएस के व्यक्ति होने के बाद, नरेंद्र मोदी के नजदीकी होने के बाद भी क्या मनोज सोनी योग्यता में कहीं से कोई कमी रखते हैं क्या? जो यूपीएससी के चेयरमैन बनने की निर्धारित योग्यताएं हैं, वो क्या उनके पास नहीं है? राहुल गांधी क्या ये बताएंगे देश को कि कौन सी अयोग्यता के आधार पर वो मनोज सोनी की नियुक्ति पर सरकार को घेर रहे हैं? क्या राहुल गांधी स्पेसिफिकली इस देश को बताएंगे कि विचारधारा से संबद्ध होने की वजह से किसी की नियुक्ति यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पर नहीं हो सकती? ये कहीं संविधान, कानून या परंपरा में ऐसा कहीं है? वही राहुल गांधी, वही उनकी कांग्रेस आज से नहीं 1947 से ऐसे हजारों नियुक्तियां कर चुकी है जो खुलेआम ये कहते रहे हैं कि वो इस नियुक्ति पर इनकी वजहों से आए हैं। आज तक मोदी के ऊपर ये दाग नहीं है कि कोई बड़ा नियुक्ति, या चाहे वो लेटरल एंट्री आप आईएएस में कह लें, कोई ये नहीं कहता कि मोदी के नजदीकी होने की वजह से मुझे लाभ मिला है। मोदी खुलेआम कहते हैं कि योग्यताएं निर्धारित की गई हैं इस देश में, और उन योग्यताओं पर जो लोग खरे उतर रहे हैं, सरकार उनको चुनाव कर रही है लेटरल एंट्री से या इस तरह की चीजों में। तो राहुल गांधी को ये सवाल उठाने की बजाय आत्म अवलोकन करना चाहिए। वो निश्चित तौर पर आत्ममुग्धता की स्थिति में जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसी फुलझड़ियां छोड़ करके वो बहुत बड़ा कोई तोप छोड़ते हैं और जनता उस पर ताली बजाएगी, तो जनता उस पर ताली नहीं बजाने जा रही है। निश्चित मानिए ये ऐसे पटाखे हैं राहुल गांधी के जो जलते भी नहीं हैं, जो फुस हो जाते हैं। तो राहुल गांधी का ये मुद्दा भी फुस हो जाएगा, चाहे वो प्रचार आरएसएस के लोगों को कुछ भी कह लें। आरएसएस के लोगों ने इस देश में जो मेहनत की है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को लोगों में फैलाने के लिए, वो दुनिया का कोई भी संगठन
उस तरीके से मेहनत नहीं करता है। अगर आज आरएसएस अपने लोगों की एक रजिस्टर बनाना शुरू करे कि उसके कितने कार्यकर्ता हैं, तो आप निश्चित मानिए कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। राहुल गांधी इसके विपरीत चाहे जितना विश्व भ्रमण करते रहे। इसी को देख करके कांग्रेस में कांग्रेस सेवा दल का गठन किया गया था। राहुल गांधी इससे कहाँ भाग सकते हैं? इस चीज से भाग सकते हैं? आरएसएस को देख करके कांग्रेस में कांग्रेस सेवा दल का गठन किया गया था, जिसकी आज टोपी लगा करके राहुल गांधी सलामी लेने जाते हैं। कहाँ भाग जाएंगे? आरएसएस से को वो श्राप दे करके, गाली दे करके वो अपनी राजनीति नहीं चला सकते। इससे न आरएसएस पे फर्क पड़ेगा और न सरकार पे फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पर पड़ रहा है, जो एक दुखद बात है मेरे लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को एक जीवित पार्टी के तौर पर पेश अपने को करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर पा रही है। इसका मुझे दुख है। जी सूर्य प्रकाश जी, ये जो विश्वसनीय स्वायत्त संस्थान है, उनकी जो संस्थानों की स्वायत्तता है, क्या उनको इस तरह कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, विपक्ष कोई भी हो, तो क्या ये जायज़ लगता है? क्या इस पर कोई कार्रवाई या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन आप ऐसे ऐसे संस्थानों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सड़क चौराहे पर खड़ा कर देते हैं, जिनका अपना एक विश्वव्यापी ऑरा है, जिनको पूरी दुनिया में ही जाना जाता है कि यहाँ से बहुत ऐसे लोग निकल कर आते हैं जिन्होंने प्रतिमान गढ़े हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है या जिन्होंने नया भारत बनाने में भूमिका निभाई है? विपक्ष को इस तरह के बच्चों से बचना चाहिए या सवाल खड़ा करने से पहले जरा विचार करें। कोई भी आमतौर पे देखिए किसी भी चेयरमैन या कुलपति या दूसरे अन्य संस्थाओं के जो उच्च अधिकारी उनकी नियुक्ति होती है तो सर्च कमेटी बनती है, सर्च कमेटी होती है, सर्च कमेटी रिकमेंडेट करती है, उसको सिफारिश करती है ना, उन नामों की सिफारिश की जाती है। दूसरी बात, हर पद के लिए कुछ लिखित योग्यताएं, चाहे वो आयु को लेकर के है, चाहे कार्य अनुभव को लेकर के है ना, वो कुछ योग्यताएं ऑलरेडी पैरामीटर तय कर दिया जाता है ना, उसी पैरामीटर के तहत चीजों का चयन। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, इनको जरा समझिए कि कमेटी किस तरीके से काम करती है, सर्च कमेटी किस तरीके से होता है, नामों की सिफारिश किस तरह से आती है ना, यह सर्च कमेटी किस तरह से देती है, और उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या योग्यताएं या कार्य अनुभव के पैटर्न पे ही चीजों का चयन। तो ये सवाल उठाना ही कि ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है, शायद उस पैरामीटर पर भी आप सवाल उठा रहे, क्या उस पैरामीटर के या नियमों को दरकिनार करके बनाया जा रहा है? तो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि ये जो प्रशासनिक सेवा है, ये यूपीएससी है, एक बड़ी संस्था है, देश के ऊपर जिम्मेदारी है ना, उनसे निकले हुए लोग जो है आजीवन जो है सेवा करते हैं। आप विपक्ष में 5 साल रहेंगे, हो सकता है सत्ता में 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे बतौर, उसके बाद आप बाहर भी हो जाएंगे अगर आप मंत्री बने नहीं बने, है ना, लेकिन ये इनकी सेवा निरंतर चलेंगी, है ना। देश आज भी सिस्टम यही चलाता है ना, बहुत सारी चीजों को मामले में तो उन्हें पता भी नहीं रहता तमाम लोगों की को कि भाई इस मसले पे करना क्या चाहिए, वहां पे वही प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता हो। तो ऐसे में इस तरह के सवाल खड़ा करना, इन संस्थाओं पे खड़ा करना, कभी जुडिशियल पे खड़ा कर देंगे, कभी प्रशासनिक सेवाओं पे कर देंगे, कभी मीडिया पे कर देंगे, तो ये आप सारे पिलर्स पे तो आप सवाल ही खड़ा कर रहे हैं, तो बचा क्या? क्या 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 एकदम सारा मीडिया जिस तरीके के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या बची है स्थिति है? क्या आज मीडिया में आम लोगों की खबर नहीं आती है या वंचित समाज की नहीं आती है? उसको भी जगह मिलता है, उसको भी मिलता है ना, उसमें 19-20 होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल कह देंगे कि मीडिया बिक चुकी है, जुडिशियरी बिक गई है, न्यायिक व्यवस्था बिक गई है ना, उसके बाद आप बोलेंगे साहब प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिक गई है, देश बिक गया है, तो बचा क्या है? तो ऐसे आरोप से ऐसे तरह के बातों से विपक्ष को बचना चाहिए। ये संस्थाएं बड़ी मजबूत है, ये संविधान की 4 पिलर्स है, स्तंभ माना जाता है, उससे देश चल रहा है ना। तो हमें एक आशावादी नजरिया रखे और ऐसे सवाल ना खड़ा करे जिससे लोगों के मन में संदेह, है ना, संदेह वाला मसला आना ही नहीं चाहिए। और जो भी व्यवस्थाएं हैं, मैं बार बार आप कह रहा हूँ, चाहे वो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियां जो भी हैं,
वो जनता के बीच जाए, जनता से समझने की कोशिश करें, प्रयास करें कि मुद्दा क्या है, किस मसले पे हमें आंदोलन खड़ा करने से वो करें, उनका अधिकार है। बिल्कुल विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन जिम्मेदारी से निभाएं और उन मुद्दों पे निभाएं जहाँ जनता उनसे उम्मीद लगाए बैठी। बिल्कुल। योगेश सोनी जी, लेकिन एक बात माननी होगी कि जो सरकार है केंद्र में, उसने एक नया प्रयोग किया है कि ब्यूरोक्रेसी का बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं सत्ता में सम्मिलित किया है। तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी को लेकर गंभीर है सरकार और बड़े प्रयोग की ओर अग्रसर है। लेकिन मैं आपसे जवाब लूंगा, पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। योगेश जी, हेलो। योगेश जी, जी ब्रेक पे जाने से पहले हम जो सवाल कर रहे थे, जी दरअसल ये कहीं एक बड़ा प्रयोग किया है कि ब्यूरोक्रेसी के बड़े वर्ग को सत्ता में सम्मिलित किया है बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं और भी बड़े प्रयोगों की ओर अग्रसर है और शायद इसी कड़ी में इन सब चीज़ों को जोड़कर विपक्ष देख रहा है। अश्विनी वैष्णव हो, एस जयशंकर हो, तमाम ऐसे नाम हैं जो सरकार में आज बड़ा चेहरा बनकर और सरकार को संचालित कर रहे हैं। देखिए त्रिशूल भाई, जो भी सरकार होती है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, वो सकारात्मकता की ओर ही जाती है। मैं एक बात जानता हूँ, जो भी मौजूदा सरकार होती है, वो चाहे कोई भी रही हो, वो अपने कालखंड में हर काम बेहतर करने का प्रयास करती है और नए आयाम के साथ आप डिजिटल युग में एंट्री कर चुके, विश्व पटल पर आज आपकी चर्चा होती है। और यदि हम वो उम्मीद ना करें और हम बदलाव की ओर ना बढ़े, तो फिर हम किस बात की जो दुनिया से अलग हैं, बाकी सरकारों से जुदा है। ये अच्छी बात है कि हम एक्सपेरिमेंट करके और आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए बीते दिनों योगी सरकार ने ये कहा कि आप 4 दिन लखनऊ में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे और आप मुझे कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये जो पार्ट टाइम राजनीति ये भी खत्म हुई। ये चीज व्यक्तिगत तौर पे मुझे योगी आदित्यनाथ की बहुत अच्छी लगी कि जो लोग राजनीति को पार्ट टाइम अपना एक साधन समझते थे, रिबन काटना, फीते काटना या फिर केवल जहां पर कार्यक्रम है वहीं जाना, आज ऐसा नहीं चलेगा। आज आपको राजनीति का मतलब जॉब के रूप में करने के लिए होगा। आपकी समस्या क्या है, आपके ऊपर यदि कोई आप कार्य का क्षेत्र का काम नहीं कर रहे, तो मुख्यमंत्री ने वो रीच बनाई कि मुझे बताइए। और जिस एक्शन ऑफ प्लान के साथ योगी काम करते हैं वो आप और हम भली भांति देखते हैं। मुझे लगता है कि आज जो चीजें हैं वो नया प्रयोग, नया एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए। हमारा देश कैसे आगे बढ़े और हम किस तरीके से हर पल हर क्षण उन्नति पाए, ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। और हम जिस तरीके की हुंकार भी भर चुके विश्व पटल पर, वो भी कहीं ना कहीं चीजें पूरी करनी है। हमें समाज में भी खड़ा रहना है, हमें विश्व स्तरीय पटल पे भी खड़ा रहना है, हमें अपने देश में भी खड़े रहना है। तो इन सब चीजों के लिए जो नए नए प्रयोग है और हम इसको कहीं इसका मुनाफा ले पाए और अपनी देश की जनता को दे पाए, ये बेहतर है, बशर्ते ये कामयाब होना चाहिए। त्रिशूल भाई, आनंद त्रिपाठी जी, विपक्ष समझता होगा इन सब चीज़ों को कि कैसे सिस्टम को चेंज करने के लिए धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इंजेक्ट किया जा रहा है चीज़ों को, और वो जो इंजेक्ट किया जा रहा है उसको विपक्ष समझ रहा है कि शुचिता के लिए विपक्ष अपने मायने उसके गढ़ रहा है, लेकिन ये शायद शुचिता के लिए, ये शायद राष्ट्रवाद के लिए, ये शायद नए भारत के निर्माण के लिए सिस्टम में चीज़ें इंजेक्ट की जा रही हैं। ये शायद ऐसा समझ रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष को अगर ऐसा समझ में आता तो वो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देता। विपक्ष को सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ एक विचारधारा विशेष के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। विपक्ष की जो मूल समस्या है वो ये है, जबकि उसको ये समझना चाहिए कि जिन बातों को आपने अभी गिनाया कि देश की तरक्की के लिए, नए आयामों के गठन के लिए, देश में रोजगार के सृजन को बेहतर बनाने के लिए, चीजों को समझने का एक नया तौर तरीका विकसित करने के लिए, पारंपरिक रूप से आगे बढ़ते हुए, पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए नए तौर तरीके, नए समय में नए तौर तरीकों को अपनाने के लिए ये परिवर्तन किए जा रहे हैं, ये विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अपनी नासमझी देश के ऊपर थोपना चाहता है और वो ये चाहता है, कह रहा है कि विचारधारा विशेष के लोगों का एक जुटाव जमघट बनाने की सारी कवायद है, इसके अलावा कुछ नहीं। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि विपक्ष भ्रम में है, अंधेरे में है और उसे इस भ्रम और अंधेरे से बाहर निकलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भारत अब
जिस मुकाम पर है, जिस मोड़ पर है, वहां उसे निश्चित तौर पर बहुत ही काबिल और तेज लोगों की आवश्यकता है। अब वो उस समय के लोगों की जरूरत नहीं रही जब नेता या अधिकारी या लोग बहुत आसानी से धीरे मंद गति से काम करते रहते थे और अपने आप को मालिक समझते थे। अब ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है जो अपने आप को सेवक समझ करके काम करें और देश के विकास की रफ्तार दे सके। इसलिए ये परिवर्तन किए जा रहे हैं जो अभी विपक्ष को शायद समझ में नहीं आ रहा। सूर्य प्रकाश जी, जो अनंत त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो शायद ये है कि शुचिता के लिए सत्ता और व्यवस्था का एकीकरण किया जा रहा है और वो अब पुनर्जन्म ले रही है शायद इस रूप में। ऐसा देखिए, अगर आप मनोज सोनी जी को लेके कह रहे हैं, नहीं, मैं सभी चीजों को लेकर कह रहा हूँ कि कोई नया प्रयोग हो, एक प्रक्रिया के तहत उसका चयन हो रहा है और निश्चित तो ये कोई नया प्रयोग है कि ये एक पद था, एक संवैधानिक पद, अब अगर हम इसको इस नजरिए से कहें कि साहब नहीं ये तो ब्यूरोक्रेसी को मिला दिया गया राजनीति में, अगर इस पे अगर आप सवाल कर रहे हैं तो ये गंभीर मत, मैं इसको खारिज करता हूँ कि ऐसा नहीं है। एक संविधानिक पद पर एक व्यक्ति विशेष का चयन किसी विचारधारा या किसी एक व्यवस्था का दूसरे परिवर्तन में घालमेल होना, ये मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ। नंबर दूसरा, बात आ रही है अगर राजनीति की, तो राजनीति ऐसा केंद्र है, ऐसा शक्ति का केंद्र है जहाँ हर वर्ग के लोग जाना, छात्र, व्यापारी, वकील, प्रोफेशनल, नहीं एक मिनट आप सुनिए, है ना, अभिनेता, है ना, खिलाड़ी, व्यापारी, क्रिमिनल, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी जाना चाहते हैं। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे कि नहीं साहब पूरा ब्यूरोक्रेसी जो है वो उठ के राजनीति कर रहा है? आप देखिए कि इसी डॉक्टर और इंजीनियरिंग का पेशा छोड़ के आ जाते हैं, है ना, उन्हें बोलता कि नहीं साहब अभी हमें सिविल की तैयारी करनी है, MBBS कर लिया, अब सिविल की तैयारी करनी है। तो ये उसकी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है ना। कोई व्यक्ति ब्यूरोक्रेट है या ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, उसकी अपनी रुचि है। राजनीति शक्ति का केंद्र है, ये तो तय है, और इसमें हर वर्ग जाना चाहता है और उसमें ब्यूरोक्रेट भी जा रहा है, तो कोई गलत नहीं कर रहा है ना। आप क्या बीजेपी में क्या मानते हैं कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट क्या कांग्रेस के लोग शामिल ना हुए? कांग्रेस के लोग भी खूब शामिल हुए, हर वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। तो जिन्हें लगता है वो जाते हैं अपनी पार्टी विचारधारा से, और जो भी वजह हो उन वजह से वो जुड़ते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है। तो हम ये ना कहें साहब कि पूरी ब्यूरोक्रेट जो है वो उठ के जा करके किसी विचारधारा से जुड़ गई और मिल गई और राजनीति का एकीकरण हो गया प्रशासनिक का, ऐसा नहीं है। जो लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, उनका अधिकार है, वो जाएं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि सुचिता के लिए हो रहा हो, क्या पता। कोई सुचिता उचिता वाली कोई मसला मुझे नहीं लगता साहब, ये बेफिजूल की बातें हैं, है ना। जिस व्यक्ति को लगता है वो जाता है, तो वो मैं बता तो रहा हूँ कि आप देखिए ना, सुचिता क्या अपराधी राजनीति में जा रहा है, पार्टी ज्वाइन कर रहा है, इसमें क्या सुचिता आप बताइए। व्यापारी जा रहा है, जिसका काम जीवन भर व्यापार करना था, वो राजनीति में जा रहा है, टिकट ले रहा, करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च कर रहा है। सूर्य प्रकाश जी, मेरा ये कहने का अभिप्राय ये है कि क्या पता प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जा रही हो कि शुचिता वाले लोग या ऐसे लोग आए जो राजनीति का स्तर कहीं ठीक हो, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी से ऐसे लोग आए। देखिए, हर पार्टी ये चाहती है कि उसके पास एक बुद्धिजीवी वर्ग हो, है ना, ये हर पार्टी चाहती है। तो अगर इससे अगर बीजेपी से या कांग्रेस से कोई व्यक्ति ब्यूरोक्रेट जुड़ रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है कि पार्टी को लाभ मिलेगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता है ना कि वो किसको ज्वाइन करे और ना ज्वाइन करे, ये उसकी अपनी आजादी है, उसका इच्छा हो, वो जिसको मन वैसे ज्वाइन करे। उसका मन करेगा वो कांग्रेस ज्वाइन करेगा, उसका मन नहीं करेगा वो ज्वाइन कर लेगा, है ना। तो हमें इस बात पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि साहब नहीं वो पर्टिकुलर एक पार्टी से ही जुड़ रहा है, ये उसका व्यक्तिगत फैसला हो, उसके निजी फैसले तो वो तय करता है। पार्टी आमंत्रित भी करती है, टिकट भी देती है, लड़ाती भी है,
बिल्कुल। आप तय करेंगे ना कि आपको जाना है या नहीं ठीक है, जाना। ठीक है, आप नहीं समय जाना समाप्त हो चाहते, रहा है। सूर्य प्रकाश जी, अनंत त्रिपाठी जी, योगेश कुमार सोनी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल एक नए प्रयोग से देश गुजर रहा है और शायद इस प्रयोग को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सचेत या सावचेत नहीं है और जो बयान होते हैं उसको पहले ही क्रम में खारिज कर दिया जाता है और फिर बहस ये चल पड़ती है कि जो विपक्ष कर रहा है वो प्रासंगिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है और उसको प्रासंगिक और प्रामाणिक मुद्दों के साथ ही बुनियादी मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। यही वक्त की मांग है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AR वीडियो।